तो सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि कंजर्वेटिव फील्ड से क्या मुराद है। देखो, अगर किसी फील्ड के अंदर हम लोग वर्क डन करते हैं, ठीक है, अगर किसी फील्ड के अंदर हम वर्क डन करते हैं इन अ क्लोज्ड पाथ, एक बंद रास्ते के अंदर, बंद रास्ते के अंदर हो सकता है मिसाल के तौर पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ वापस आ गए, तो ये भी जो एक पाथ है ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पर हम वापस चले गए। इसी तरीके से वर्क डन क्लोज पाथ में हो सकता है सर्कुलर पाथ के अंदर, जहां से स्टार्ट किया था दोबारा वहीं पहुंच गए। ट्रायंगुलर पाथ में हो सकता है जहां से स्टार्ट किया था दोबारा से हम अगर उसी पॉइंट तक पहुंच जाएं, तो ये सब जो है वो क्लोज्ड पाथ कहलाते हैं। अगर याद रखो, किसी भी फील्ड में किसी फोर्स से हमने वर्क डन किया एक क्लोज्ड पाथ में और टोटल वर्क डन बराबर आ गया जीरो के, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फील्ड है ये है कंजर्वेटिव फील्ड, या फोर्स है तो है कंजर्वेटिव फोर्स। या दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी फील्ड के अंदर किसी फोर्स की वजह से काम किया जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ काम किया जा रहा है, तो अगर हम पॉइंट ए से लेके बी तक किसी भी पाथ को फॉलो करें, यानी कि ए से लेके बी तक जाने के लिए हम इस पाथ को फॉलो करें, हम एक रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो करें, हम एक ट्रायंगुलर पाथ को फॉलो करें, तो उस भी वर्क डन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी फील्ड भी कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। यानी कि वो फील्ड जिसमें वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड ना करे, तो वो भी कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। तो अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हमें साबित करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए सपोज कर लेते हैं क्लोज्ड पाथ, क्योंकि हमने देखी डेफिनेशन कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज्ड पाथ को ही यूज किया जाता है। सो सपोज कर रहे हैं क्लोज्ड पाथ और वो ट्राइंगुलर है, और वो क्या है, ए बी सी ए, यानी कि पहले बॉडी ए से जा रही है बी की तरफ, फिर बी से जा रही है सी की तरफ, और फिर सी से वापस जा रही है ए की तरफ। तो ये जो है ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक क्लोज्ड पाथ है। तो अब देखो मैं पूरी बात समझा देता हूँ। पहले फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो पॉइंट ए पर थी, और ग्रेविटी के अंदर जो फोर्स अप्लाई होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो डाउनवर्ड होती है, और वो जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है mg के। तो ये बात याद रखना है कि वाहिद फोर्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, क्योंकि हमने उसी को ही कंसिडर करना है, तो वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और उसकी फोर्स है, उसको फोर्स को हमने f से शो किया हुआ है, जो कि एक्चुअली किसके बराबर है, mg के। पहले बॉडी जो है वो जाती है s1 की डायरेक्शन में, और अगर इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है s1, और जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में वो है अल्फा के बराबर, पहले वाले केस में। सेकंड केस के अंदर बॉडी फिर जा रही है पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ, इस तरीके से मूव कर रही है, तो बी से सी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है s2, ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट डी सपोज किया हुआ है ताकि आप एंगल मेजर कर लो इजीली, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल था वो कितना था, अल्फा। दूसरी डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर देखा जाए तो फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है जी, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो आप देखोगे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, यानी कि सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट है s2 और फोर्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। और फाइनली जो बॉडी है वो सी से जा रही है पॉइंट ए की तरफ, और जब वो जा रही है पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है s3, और फिलहाल जो एंगल मैंने बनाया वो एंगल है बीटा, ठीक है, यानी कि s3 और उसके दरमियान का एंगल नहीं है, ये S3 और वेट के दरमियान का एंगल नहीं है, लेकिन फिलहाल ट्राइंगल के अंदर इस एंगल को मैंने बीटा का नाम दिया हुआ है। और जब बॉडी पॉइंट ए पर थी तो उसकी हाइट h थी, फिर वो जाहिर सी बात है हाइट 0 हो गई, और फिर यहाँ से आ गई और फिर दोबारा से हाइट कवर कर ली उसने h के बराबर। तो इसी ट्राइंगल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं साबित करने के लिए कि टोटल वर्क डन 0 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर टोटल वर्क डन 0 के बराबर आएगा तभी हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं पहला वाला वर्क डन। पहला वाला वर्क डन क्या होगा, वो होगा पॉइंट ए से बी तक का, फिर हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम बी टू सी और फिर सी टू ए वापस। तो सबसे पहले वर्क डन निकालना है अगर ए से बी की तरफ, तो आपने नाम दे दिया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वो हो जाएगा एफ डॉट एस वन, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट एस वन के साथ लिया जाएगा। सो एंगल कितना बन रहा है, एफ एस वन, और एंगल बन रहा है अल्फा के बराबर। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो एफ डॉट एस वन बराबर आ जाएगा एफ एस कॉस वन एस वन कॉस अल्फा के। लेट से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब ज़रा इसको रिप्लेस कराना चाह रहा हूँ मैं, फोर्स तो हमें चाहिए लेकिन ये जो एंगल है हम इसको हटाना चाह रहे हैं, तो हमने इस ट्राइंगल को सपोज करा, ट्राइंगल ये है ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं जो कि क्लियरली नजर आ रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। हाइपोटेन्यूज वो साइड जो कि 90 डिग्री के सामने हो वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो S1 है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो अल्फा के सामने वाली साइड यानी कि B से D तक ये बराबर है परपेंडिकुलर के। और जो साइड बच गई ये वाली साइड कहलाएगी बेस। तो यहाँ पे जो बेस है एक्चुअली वो बराबर है H के, हाइट के। यानी कि जब बॉडी पॉइंट ए पर थी तो ज़मीन से कितनी हाइट थी, H थी। तो ठीक है, अब अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूँगा तो बेस की जगह पे आएगा H और हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगा S1, तो H अपॉन S1 जो कि इधर डिवाइड हो रहा है कॉस अल्फा के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा H का और वो है कॉस अल्फा इंटू S1। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया H का। नाउ इस H की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, S1 कॉस अल्फा की जगह पर, इस पूरी वैल्यू की जगह पर आ जाएगा H। तो वर्क डन हो जाएगा ए से लेके बी तक का FH। और फाइनली हमें पता है जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो फोर्स बराबर होती है mg के। तो F की जगह पे आ गया mg, H एज इट इज। तो हमारे पास पहला वाला वर्क डन आ गया mg H के बराबर, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। नाउ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम B टू C। ठीक है, जो इस डायरेक्शन के अंदर वर्क डन हो रहा है B से C की तरफ, तो फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा, वर्क डन B टू C F डॉट S2 के बराबर होगा। और जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो एंगल की फॉर्म में ये आ जाएगा FS2 और कॉस अल्फा होता है। अब ये बात ऑलरेडी मैंने बताई थी कि जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, वो है डाउनवर्ड इस तरीके से, या यहाँ से भी नज़र आ ही रहा है क्लियरली। डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम कॉस एंगल की जगह पे 90 पुट करेंगे तो 90 डिग्री बराबर आ जाएगा, कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो फाइनल आंसर बराबर आ जाएगा 0 के। तो हमारे पास ये वर्क डन आ गया फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। A से लेके B तक का वर्क आया था mgh के बराबर, B से लेके C तक का वर्क बराबर आ गया 0 के। अब बारी है तीसरा वर्क फाइंड करने की, यानी कि C2A। नाउ वर्क डन निकालना है अगर C2A तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इस तरीके से वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप सबसे पहले एंगल बनाओगे कि कितना एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो वो एंगल बन रहा है ये कुछ जो मैंने यहाँ पे रेड से बनाया ना, ये वाला एंगल बन रहा है। और ये एंगल कितना होगा, तो एक बात समझ लो, ये जो कंप्लीट एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अगर कंप्लीट एंगल नापा जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, तो वो कितनी डिग्री होगा, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, टोटल जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, बट हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर आप फिगर को देखो गौर से, तो अगर हम 180 में से माइनस कर दें बीटा तो हमें ये बाकी जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ये मिल जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअली बराबर होगा किसके, 180 माइनस बीटा के। इसी वजह से जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे C2A तो F डॉट S3 आएगा। सबसे पहले डॉट को हटाएंगे तो FS3 और cos थीटा आता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला है, छोटा वाला। और वो कैसे मालूम कर सकते हैं, टोटल 180 डिग्री में से क्या माइनस कर दें, बीटा। सो 180 माइनस बीटा, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। 180 माइनस बीटा बराबर होता है माइनस बीटा के। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रूव भी कर सकते हो। तो और फिर यही जो कॉस माइनस बीटा है ये एक्चुअली बराबर होता है माइनस कॉस बीटा के, यानी कि माइनस बाहर आ सकता है। और वही साइन जो माइनस का बाहर आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिखी हैं, तो इस माइनस को हमने यहाँ पे शुरू में लगा दिया। ये जो माइनस है वो इसी वजह से आया है कि माइनस कॉस बीटा के बराबर होता है, तो उस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं। सो 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा एंड cos माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस बीटा, तो वो मैंने माइनस शुरू में लगा दिया। तो वर्क डन फ्रॉम C टू A बराबर आया F डॉट S3 के, जो कि अब किसके बराबर है, माइनस FS3 cos बीटा। ना दोबारा से एक ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, इस मरतबा जो ट्राइंगल होगा वो होगा CAD। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। और फिर हमें वैल्यू चाहिए दोबारा से cos बीटा की, इसको रिप्लेस कराना चाह रहे हैं। फिर वो बात है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने आता है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो S3 हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। और जो साइड बच गई जो कि ये है H के बराबर। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये हो गई हमारी बेस। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस बीटा H अपॉन S3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि H अपॉन S3। और फिर वही बात है H की वैल्यू को अलग करा तो S3 कॉस बीटा बराबर आ गया H के, जो कि हम यहाँ पर
वैल्यू रिप्लेस कराएंगे S3 cos बीटा की जगह पर, ये हो जाएगा माइनस का FH, वर्क डन फ्रॉम C टू A माइनस के FH के बराबर आएगा। और फिर वही बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स बराबर होती है mgh के, तो हम mgh की वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा C से लेके A तक का माइनस mgh। ओके, अब टोटल वर्क की बारी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्लोज्ड पाथ का टोटल वर्क डन निकालना था। तो ठीक है, नाउ टोटल वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी ए इज ए से लेके बी प्लस बी से लेके सी प्लस सी टू ए। तो पहला वर्क डन हमारे पास आया था mgh के बराबर, दूसरा 90 डिग्री की वजह से 0 हो गया था, और तीसरा आंसर आया था माइनस mgh। तो ये प्लस के mgh से माइनस का mgh हुआ कैंसिल, तो टोटल वर्क डन आ गया 0। और ये जो टोटल वर्क डन 0 के बराबर आया है, इससे क्या साबित हुआ कि जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में ड्यू टू ग्रेविटी वर्क किया एक क्लोज्ड पाथ में, तो टोटल वर्क डन आ गया बराबर 0 के। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी फील्ड में क्लोज्ड पाथ में किया गया काम बराबर आता है 0 के, तो वो फील्ड बन जाती है कंजर्वेटिव फील्ड। इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते, तख्लीक कर सकते, हम एनर्जी को बिना किसी चीज़ के क्रिएट नहीं कर सकते, तख्लीक नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी सब्सटेंस ना हो और हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम एनर्जी को फना नहीं कर सकते। मतलब कि हम बिल्कुल से इस कायनात से, इस दुनिया से हम ख़त्म नहीं कर सकते। दुनिया क्या, मतलब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग क्रिएशन और जो डिस्ट्रॉय के लिहाज से है, फना करने के लिहाज से है, वो कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में फौरन के फौरन लिख देना। वीडियो को यहीं स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में लिखो कोई ऐसी मिसाल अगर जहन के अंदर आ रही हो कि नहीं, ये तो हमने बिना किसी चीज़ के एनर्जी को पैदा कर दिया। ठीक है, तो ऐसी कोई मिसाल अगर आ रही है, या फिर हमने एनर्जी को बिल्कुल से ख़त्म कर दिया, वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही, अगर ऐसी कोई बात जहन में है तो बिल्कुल पहले उसे वीडियो को स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि पहले मैं उसकी कन्फ्यूजन को दूर करूँ। ठीक है, तो याद रखना है कि हमें एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो भाई जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट नहीं कर रहा। जनरेटर यकीनन किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। चाहे इलेक्ट्रिक जनरेटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है किसकी मदद से? एक इंजन की मदद से। उस इंजन में क्या है? उस इंजन के अंदर फ्यूल जा रहा है। ठीक है, उस फ्यूल की वजह से इंजन वर्क कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और वो मैकेनिकल एनर्जी भी ऐसा नहीं कि क्रिएट हो रही है, वो यकीनन जो हीट एनर्जी इंजन के अंदर है, जो कि फ्यूल के जलने से प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हमें विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। फिर अगर आप बोलो भाई फैन को हमने इलेक्ट्रिसिटी से चलाया तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाया कर दिया, नहीं, आपने ज़ाया नहीं करा। फैन ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, जिसकी मदद से वो फैन रोटेट कर रहा है। इसी तरीके से बल्ब के केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो गई। जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर पैनल्स हैं, वो लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, हम फूड खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हम अपने दिन भर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बात याद रखनी है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो की जा सकती है, बट हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। दूसरे तरीके से इसी जो लॉ है उसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, हर तरफ से हमने उसको आइसोलेट किया हुआ है, अलग थलग किया हुआ है, जिसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर एक सिस्टम बिल्कुल आइसोलेटेड हो, अलग थलग हो, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो टोटल एनर्जी हमेशा उसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट तो होती रहेगी, लेकिन क्योंकि कम नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, तो जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और जो कि हमें प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ज्यादा आसान होगा मैथमेटिकली प्रूफ करना दूसरी स्टेटमेंट के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताई कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसे साबित करने के लिए एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और इसी सिस्टम से हम साबित कर देंगे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सबसे पहले कंसिडर करा एक बॉडी मौजूद है पॉइंट ए पर जिसका मास m है, ठीक है। और उस वक्त उसकी ज़मीन से हाइट है h, ठीक है। जो ग्राउंड से हाइट है वो है h के बराबर। फिर यह है कि इसको यहाँ से ड्रॉप किया जाता है और ड्रॉप करने के वक्त एक पॉइंट आता है कि वो बॉडी पॉइंट बी तक पहुँचती है, ठीक है। एक वक्त आता है बॉडी पॉइंट बी पर होगी गिरने के दौरान, अभी रुकी नहीं है, गिर ही रही है, यानी कि ऊपर से गिरने के दौरान उसने डिस्टेंस कवर कर लिया x। और अगर डिस्टेंस ऊपर से गिरने के दौरान x कवर कर लिया तो हाइट कितनी बचेगी, तो टोटल हाइट h थी, h में से हम x को माइनस कर देंगे तो पॉइंट b पर पहुंच के उसकी हाइट जो बचेगी वो होगी h माइनस एक्स। और फाइनली गिरते गिरते वो बॉडी पहुंच जाएगी पॉइंट c तक, ठीक है। और जैसी पॉइंट सी पर पहुंचेगी, पॉइंट सी जो है ना बिल्कुल अबाउट टू टच द ग्राउंड, ऐसा पॉइंट है, बिल्कुल बस वो ग्राउंड से टच होने ही वाली है, नेक्स्ट टच हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट हाइट जो है वो पॉइंट सी पर आकर हो जाएगी जीरो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी। तो इस सिस्टम के अंदर हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर करें। पॉइंट ए जहाँ जिसकी हाइट h है, बॉडी रुकी हुई है, फिर वहाँ से ड्रॉप किया जाता है, x डिस्टेंस कवर कर लेती है, पॉइंट बी पर पहुँचती है, तो ज़मीन से हाइट रह जाती है h माइनस एक्स। और फिर गिरते गिरते बॉडी पॉइंट सी पर पहुंचती है और बिल्कुल जब ज़मीन को टच करने वाली होती है वही होगा हमारा पॉइंट सी। तो हमारा काम क्या है, हमें टोटल एनर्जी पॉइंट ए की निकालनी है, पॉइंट बी की निकालनी है, पॉइंट सी की निकालनी है, और फिर तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। और जैसे ही आंसर सेम आ गया तो साबित हो गया कि एनर्जी इस सिस्टम की कांस्टेंट रही, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। बट हमें पता है ए पर बॉडी रेस्ट में थी तो वेलोसिटी जीरो होगी, जैसी वेलोसिटी की जगह पे जीरो पुट करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई हो गई, कंप्लीट आंसर आ जाएगा जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी वन के, जीरो के, सॉरी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है पॉइंट ए पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में mg और जो भी हाइट हो। और फिलहाल मैंने बताया जब बॉडी पॉइंट ए पर है तो उसकी हाइट है h के बराबर, जब हाइट h के बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। इक्वेशन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब बारी है टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 0 प्लस mgh, तो फाइनल आंसर आ जाएगा mgh। और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए, क्योंकि ये हमारे ए पॉइंट की टोटल एनर्जी को जाहिर कर रही है। इसी तरीके से अब चलते हैं पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी पे हमने रिलीज तो कर दिया था, डिस्टेंस कवर किया था इसने x, और ज़मीन से हाइट कितनी बची थी h माइनस एक्स। तो वही पॉइंट बी पर सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, 2gs बराबर होगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और पता है हमें इनिशियल यहाँ पर पॉइंट ए पर वी आई ज़ीरो था, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने x, a से लेके b तक जाने में डिस्प्लेसमेंट x कवर हुआ है, तो फिर 2g s की जगह पर आ जाएगा x और vi की जगह पे आ जाएगा 0। और जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी उसको v का नाम दे देते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ठीक है ना। जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने v का नाम दे दिया, जो भी वेलोसिटी है पॉइंट b पर पहुँच के। तो जैसे ही v स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड की जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, v स्क्वायर की जगह पे आएगा 2gx, 2 से 2 होगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा mgx। सो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी होगी mgx। इसी तरीके से अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, h का मतलब हाइट जो भी हो, और जब बॉडी पॉइंट बी पर पहुंचती है तो ज़मीन से हाइट कितनी बची, ज़मीन से हाइट बची है h माइनस एक्स के बराबर। तो जहाँ पे h लिखा था वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा h माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इन ब्रैकेट h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी फाइंड कर लेंगे अब पॉइंट बी की, काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई। पोटेंशियल कितनी आई थी, पोटेंशियल आई थी mg h माइनस एक्स, और काइनेटिक आई थी mgx। ब्रैकेट सॉल्व करो, mg पहले h से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा mgh, फिर mg मल्टीप्लाई होगा x से तो हो जाएगा mgx, माइनस का प्लस का mgx, माइनस का mgx कैंसिल, आंसर आ गया mgh। ये हो गई हमारी इक्वेशन बी, क्योंकि इसने हमें बता दी टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। फाइनली पॉइंट सी पर चलते हैं। पॉइंट सी बिल्कुल ग्राउंड को टच करने वाली है अभी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगी क्योंकि हाइट जीरो के बराबर बिल्कुल बस टच करने वाली है, तो हाइट जीरो हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो,
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, जब h ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फिर वही बात है, इस मरतबा पॉइंट ए से सी की तरफ देख रहे हैं, थर्ड इक्वेशन से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी। जाहिर सी बात है जितनी पॉइंट बी तक पहुंचने पे थी सी पर उससे ज़्यादा होगी, तो फाइंड कर लेते हैं। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस बराबर है एच के, क्योंकि ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी ने गिरने के दौरान वो एच है, और बाकी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है, पॉइंट ए की इनिशियल वेलोसिटी वी आई इस पॉइंट पर थी और जो कि क्या थी, जीरो। वैल्यूज पुट करेंगे तो वी आई की जगह पे जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, एस की जगह पे एच, और फिर वही बात है जो भी फाइनल वेलोसिटी है उसको वी का नाम दे रहे हैं, जो भी उस पॉइंट पे पहुंच के होगी पॉइंट सी पर। सो 2gh आ गया वी स्क्वायर के बराबर। जैसे ही वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, 1/2 mv स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh। सो 2 से 2 होगा कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा mgh। ठीक है, और ये पॉइंट सी का है, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करी है पॉइंट सी की। पोटेंशियल तो जीरो थी, काइनेटिक mgh आ गई, तो टोटल कर लेते हैं, जीरो प्लस mgh, ये भी आंसर आ गया mgh। तो आप अगर देखो तो पॉइंट ए का भी आंसर mgh था, पॉइंट बी का भी mgh था, और पॉइंट सी का भी आंसर mgh है। तो क्योंकि तीनों इक्वेशन जाहिर कर रही है कि टोटल एनर्जी सेम रहती है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट रहती है तो यही तो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देख लेते हैं कि वर्क एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें क्या कंसिडरेशन चाहिए। तो देखो कंसिडरेशन वही है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर यूज़ की थी, और उसमें क्या था कि एक बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, ये बॉडी है जिसका मास है m, और वो पॉइंट ए पर मौजूद है, ये है पॉइंट ए, और पॉइंट ए जो है उसके जो हाइट है अर्थ की सरफेस से वो बराबर है h के। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती है। ठीक है ना, पॉइंट ए पर अगर बॉडी है, ये जो मास है m, अगर ये पॉइंट ए पर मौजूद है तो यकीनन यहाँ पर इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, और किस पॉइंट के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। ठीक है ना, अर्थ के लिहाज से है, और इसकी पहचान ये कि अगर यहाँ से इसको ड्रॉप किया जाए तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी, और इसका मूव करना, वर्क डन करना जाहिर कर रहा है कि यकीनन इसके पास पहले से कोई एबिलिटी थी, और वो एबिलिटी जिसे हम एनर्जी कहते हैं फिलहाल कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फिर कंसिडर कर लेते हैं एक दूसरा पॉइंट इसी के गिरने के दौरान। ठीक है ना, अगर यहाँ से इसको ड्रॉप करते हैं तो ये पहुँचती है एक पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी जो पॉइंट है ये जो है वो ए से एक्स डिस्टेंस नीचे है। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई बॉडी मूव करती है ए से लेके बी तक तो पहले वो डिस्टेंस कवर करेगी एक्स के बराबर। ठीक है ना, बिलो द पॉइंट ए ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी, पहले पॉइंट ए पर थी तो जमीन से हाइट h थी, अब यकीनन हाइट कम रह गई। कितनी हाइट कम रह गई, h माइनस एक्स रह गई। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल पहले डिस्टेंस 10 था और पहले जो हाइट थी वो 10 थी और डिस्टेंस कवर कर लिया 2, तो बाकी कितना बचा, 10 माइनस 2 8। सो इसी तरीके से मैंने बताया कि पहले हाइट h थी, फिर x डिस्टेंस कवर करके नीचे आ गई, तो बाकी जो हाइट है वो कितनी बचेगी, वो बचेगी h माइनस एक्स के बराबर। अच्छा जी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी की, देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ना पॉइंट ए पे वो तो मैक्सिमम वाली है, कौन सी वाली है, mgh वाली। लेकिन जब पॉइंट बी पर आ गई तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू हाइट होता है, और हाइट है अब h माइनस एक्स के बराबर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी mg इंटू h माइनस एक्स। ठीक है, सो एज वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये बात कंफर्म है कि पोटेंशियल एनर्जी ए पर ज्यादा थी, बी पर कम थी। और अगर नहीं ये बात पता तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एम जी एच माइनस एक्स इज लेस देन एम जी एच, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, कम होगी पोटेंशियल एनर्जी, इधर ज्यादा है क्योंकि हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व किया तो एम जी को एच से मल्टीप्लाई कराया, एम जी एच आ गया, और फिर mg को x से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का mgx आ गया। सो mgh माइनस mgx इज लेस देन mgh, ऑब्वियस सी बात है mgh में से कुछ माइनस हो रहा है तो आंसर कम ही आएगा। ठीक है जी, सो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgx। कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई ए से लेकर बी तक आने में, ए से लेकर बी तक आने में पोटेंशियल एनर्जी mgx लॉस हुई है, कम हुई है ना, देख लो mgh में से mgx माइनस हो गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस mgx के बराबर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को अब देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया ना ए से लेके बी तक, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी बॉडी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई थी वो थी जीरो, क्योंकि हमने जो पॉइंट ए सपोज किया है वो पॉइंट ए सपोज ही करा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में पॉइंट ए पर मौजूद है। ठीक है ना,
ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, जाहिर सी बात है नीचे मूव करते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी, पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो कि वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। और फिलहाल हमारी सपोजिशन के मुताबिक इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। जितनी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती रहेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होती रहेगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर भी प्रूफ किया था। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं फाइनल बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर लॉस mgx के बराबर था पोटेंशियल एनर्जी का, तो याद रखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी mgx के ही बराबर होगा। अच्छा जी, अब व्हेन द बॉडी रीचेस पॉइंट सी, अगर बी पर स्टडी करने के बजाय हम डायरेक्ट सी पर स्टडी करेंगे, पॉइंट ए से सी तक पहुंच गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉइंट सी का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट वो अर्थ को टच करने वाली है। ठीक है ना, रुकी नहीं है अभी, टकराई नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट टच करने के करीब है, तो हाइट जो है वो जीरो हो जाएगी, और अगर हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा तेज़ बॉडी कहाँ मूव कर रही होगी, बिल्कुल इधर, ज़मीन से टकराने से पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई है कौन सी एनर्जी के अंदर, वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अगर अभी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है तो उस लेक्चर को जाके देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इससे पिछला ही लेक्चर होगा, मिल जाएगा। ठीक है ना, और फिर ये बात क्लियर हो जाएगी अगर नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो ओके कंटिन्यू रखो। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट प्रैक्टिकली ये बात कंफर्म है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होती ही है, एयर की ड्रैग फोर्स तो होगी ही, जो क्या करेगी, जो अपोज करेगी डाउनवर्ड मोशन को, यानी कि अगर हवा मौजूद होगी तो यकीनन वो इसके गिरने की मुखालफत करेगी। तो कंसिडर कर लेते हैं फ्रिक्शन एफ है, ठीक है, जो एयर फ्रिक्शन है वो एफ के बराबर है, स्मॉल एफ के, इस केस के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब सम पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये बात कंफर्म बताऊं कि अगर एयर मौजूद नहीं है ना तो बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी तेजी के साथ, और अगर एयर मौजूद है तो बॉडी स्लो गिरेगी। स्लो गिरने का मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है उसकी वजह से स्पीड सारी नहीं बढ़ रही है, बल्कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी काम में भी तब्दील हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी लॉस हो रही है, उसे काम करना पड़ेगा, तो काम करने के लिए जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अब जो मॉडिफाइड इक्वेशन है, जो कि ऊपर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी था, वो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जितनी भी होगी वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी। एक तो यह है कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी इस्तेमाल हो जाएगा। सही है, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमें पता है लॉस पोटेंशियल एनर्जी का कितना था, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं ताकि एक्स वाली बात आ जाए। सो एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला को पता है ना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस के, और फ्रिक्शन हमने कह दिया स्मॉल एफ है, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ वो एक्स के बराबर है, तो वर्क डन जो है वो जाएगा स्मॉल एफ इंटू एक्स। बाकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो पता है आपको, इनिशियल पॉइंट पे कितनी थी, जीरो, और बी पर कितनी हो गई, फॉर एग्जांपल 1/2 mv स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, mg x के बराबर है, और इसी को अगर पॉइंट इसको रीअरेंज कर लें तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgx माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू mgx के साथ जाकर हो जाएगी माइनस। वैसे तो ये फॉर्म और ये दोनों फॉर्म, ये दोनों की दोनों फॉर्म जो है वो कहलाती हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन, लेकिन h की फॉर्म में, क्योंकि पॉइंट सी पर ही बॉडी पहुंची थी तो h हाइट कवर हुई, तो उस लिहाज से 1/2 mv स्क्वायर बराबर आ जाएगा mgh माइनस एफ एच, और अगर माइनस एफ एच इधर भेज देंगे प्लस का एफ एच हो जाएगा। तो चाहे वो फॉर्म हो या ये वाली फॉर्म हो, ये फॉर्म कहलाती हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वर्क भी मौजूद है, ये आ गया एफ एच, और दोनों टाइप की एनर्जी भी मौजूद है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है।